वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इन दिनों मुल्क में मौजूद बहस बना हुआ है। मुसलमान इसके खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क भर में इसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। जब वक्फ एक्ट को 2024 में पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो उस पर एतराज़ जताया गया तो हुकूमत ने उसके नज़रसानी के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी थी। उसमें से एक रुकन थे कर्नाटक से सैयद नासिर हुसैन। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन मौजूद है। सर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में पास हो चुका है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जेपीसी के आप मेंबर थे तो उस टाइम पे जेपीसी के थ्रू आपने ऐसे क्या तजावीज़ पेश किए थे? देखिए, अब जेपीसी तो बहुत लंबी चली थी, 30-35 सिटिंग्स हुए थे। अब उसमें क्या क्या हुआ मैं डिटेल में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस की तरफ से और अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से जो रिप्रेजेंट वहाँ कर रहे थे लोकसभा और राज्यसभा के एमपी पुरजोर तरीके से इसका विरोध किए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट इस पर विरोध किए, डिस्कस किए, रिसर्च करके आते थे, डेटा कलेक्ट करके आते थे, सवाल पूछते थे, कन्विंस करने की कोशिश करते थे। हालांकि हम लोगों ने ये भी अपील किया कि एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी सरकार को है कि वो वक्फ में बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और इसकी भलाई जो है आने वाले दिनों में गरीब मुसलमान को उसका फ़ायदा दिला सकते हैं। लेकिन ये कोई इंटरेस्ट भाजपा को उसमें था नहीं, सत्ता पक्ष को कोई इसमें इंटरेस्ट ना था। वो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। वो चाह रहे थे कि बिल ऐसा बने जिसमें दंगा फसाद करवाने के लिए पूरा स्कोप रहे, कंट्रोवर्सीज और डिस्प्यूट्स क्रिएट करने का पूरा स्कोप रहे, कोर्ट कचहरी में जाते रहें और इसका फ़ायदा भाजपा जो है इलेक्टोरली इसको उठाते रहे। सर, जिस तरह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बिहार इलेक्शन आने वाला है तो इसको यूटिलाइज किया जा सकता है इस अमेंडमेंट के लेकर, जो है हालांकि नीतीश कुमार वहां पर उनके हलीफ हैं, ऐसा खदशा है कि उसको यूटिलाइज किया जाएगा वक्फ एक्ट को। देखिए, ऑलरेडी वो यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरे देश भर में 1.5-2 साल से वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। वो इतना गंद फैला है, इतना मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किए हैं वक्फ के खिलाफ में। जब उनको सवाल हम जेपीसी में पूछ रहे थे और सवाल जब हम लोगों ने पार्लियामेंट में पूछे और वही सवाल आप सुप्रीम कोर्ट में पूछ रहे थे, इनके पास जवाब नहीं। तो इनकी मंशा साफ है कि जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक कैंपेन खड़ा करना चाहते हैं, वक्फ के खिलाफ एक कैंपेन खड़ा करना चाहते हैं और मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये बताना चाह रहे हैं, देखो हमने मुसलमानों को कैसा ठीक किया, देखो हमने मुसलमानों को कैसा होश ठिकाने लगाया है, देखो हम लोग मुसलमानों की औकात दिखा दी। ये जो है एक सैडिस्टिक प्लेजर वो उससे लेकर वो मेजॉरिटी कम्युनिटी में मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम लोगों ने इनको काबू किया और इनको तंग किया। तो उससे वो पोलराइज करके वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और ये कंटिन्यूसली इसको करते रहेंगे। सर, जिस तरह से जेपीसी का गठन किया गया था तो ऐसा माना जा रहा, तब जेपीसी का अगर से हम 31 मेंबर्स की बात करें तो उसमें 17 तो बीजेपी के थे। आउटकम एज एक्सपेक्टेड था, 14 अपोजिशन एनडीए से लिए गए, ये इंडिया वहां से लिए गए थे। 31 में 17 तो बीजेपी के थे। तो नहीं लगता कि बस अहवाश है, स्थापित इस तरह से भी हुआ कि जो 44 अमेंडमेंट अपोजिशन पेश किए तमाम के तमाम रद्द हो गए। हमें उम्मीद थी, देखिए उनके पास 16-17 जो थे उसमें 1-2 का ही फर्क था। हमें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की पार्टी और चंदा बाबू जी की पार्टी और रामविलास पासवान की पार्टी वो हमें सपोर्ट करेंगे। हमें ये था कि वो हमारे इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने हम लोग को सपोर्ट नहीं किया। हम लोग क्योंकि अब जेपीसी की अगर कल सुप्रीम कोर्ट अगर जेपीसी की रिपोर्ट को मंगाते हैं, उसके मिनट्स को मंगाते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि क्या सवाल हम लोगों ने किए, क्या डाटा हम लोगों ने दिया, क्या तर्क वहाँ पे हम लोगों ने दिया। अगर विस्तार से अगर डिस्कशन हो किसी एक छोटी सी कमेटी में, यानी अगर हमें और मौका दिया जाता पार्लियामेंट में बोलने का, तो हम लोगों ने काफ़ी इन लोगों को एक्सपोज वहाँ पे किया है और भी एक्सपोज करते। अगर ये सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट मंगवाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कन्विंस कर जाएगी किस तरह से हिस्ट्रीली बहुत जल्दी में बिल को इन्होंने बना के पास किया है, जिसमें जो है कोई ना लॉजिक है, ना कोई डेटा है, ना कोई तर्क है। ये सिर्फ जो है अब एक मनमानी उन्होंने की गई है। सर, 44 जो डिसेंट नोट थे वो अपोजिशन के डिसेंट नोट को भी शामिल नहीं किया गया, उसको भी जस्टिफिकेशन बीजेपी दे रही है कि कुछ शामिल किए कुछ शामिल नहीं किए गए। उसमें डिसेंट नोट हमारे शामिल नहीं किए थे। जब हम बहुत हल्ला करने के बाद पार्शियली उन्होंने शामिल किया डिसेंट नोट में। हमारा डिसेंट नोट तो हम जो पिटिशन फाइल भी हैं उसमें वो डिसेंट नोट को यूज़ किया गया। अब सवाल यह है कि हमारा देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत चलता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। हमें उम्मीद है कि कोर्ट जो है इसको बारीकी से देखेगी
और हमें जस्टिस देगी। सर, जिस तरह से बात चल रही है, अगर से ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप को पीछे से जाने का रास्ता ये करे, दिल्ली में जो 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जिसको साबिक में यूपीए हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर किया था, अब ये जब बिल जब ये नाफिज हो जाएगा तो 123 प्रॉपर्टीज़ वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार होगा तो हो सकता है वो ये करे। तो इस तरह के कई एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप को गैर असर करने का ये एक बैकडोर तो नहीं माना जा रहा है। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इन लोगों ने, इनके ऑफिस बेरर्स पार्टी के लोग जो है पिटीशन फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो चलाने उन्होंने माना नहीं। संबल पे, मथुरा काशी वाले इश्यूज पे भी इन्होंने उसको, उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की थी। अब उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहा गया था 1947 में, जो मंदिर है मंदिर, मस्जिद है मंदिर, जो इदारा जैसा है वैसा रहेगा, सिर्फ अयोध्या छोड़ के, और वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अब इनको, क्योंकि ये दंगाइयों की पार्टी है, दंगा फसाद फैलाना चाहती है, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रही है। ये 123 प्रॉपर्टीज वाला मामला था ना, अमित शाह बार बार खड़े होकर कह रहे थे कि हम ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाह टच नहीं करेंगे। ये 123 प्रॉपर्टी सिर्फ वो है और कुछ नहीं। ये लुटेंस टली जब बनाई जा रही थी, वो क्योंकि पूरा का पूरा जमीन कब्जा कर लिए थे सरकार नई सिटी बनाने के लिए, उसमें ये भी उसमें आ गए। और ब्रिटिश सरकार बाद में बोली कि नहीं, ये जैसा चलेगा वैसा चलते रहेगा, हम बाद में वक्फ को दे देंगे। और कुछ लोग कोर्ट में गए, रुका, ऐसा हुआ तो यूपीए के सरकार में हम लोगों ने उनको वापस करने का हम लोग इरादा कर लिए, तो डिसीजन भी हो गया था। और 123 ये प्रॉपर्टी वक्फ में है, दिल्ली वक्फ बोर्ड चलाती है, उनको पैसा, अपॉइंटमेंट्स हटाना, डिसमिसल सब दिल्ली वक्फ बोर्ड ही देती है, सिर्फ टाइटल हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं। तो हम वो किया था यूपीए के टाइम पे, अब उसका हल्ला कर रहे हैं प्राइम प्रॉपर्टीज नहीं है, वक्फ के इदारे हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। हम लोगों को कोर्टों के जरिए इस लड़ाई को और लंबी लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कुछ तो राहत अभी मिलेगी, आने वाले दिनों में भी अलग अलग तरीके से हम लोग को लड़ना पड़ेगा। उससे बड़ी बात यह है कि हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा, दंगा फसाद ना होने दें हम कहीं भी, नंबर 1। नंबर 2 जो है हमारे प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करें। नंबर 3 जो है कागज जो है, अब ये कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, कागज हम हर वक्त प्रॉपर्टी का कागज बनाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें सबक सीखना चाहिए और अपने आप को ठीक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट ने हलफनामा दाखिल किया, उसमें कहा गया है कि 2013 मुगल एरा से 2013 तक उतनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास नहीं थी जितनी 2013 से इन 10 सालों में आई है। और फिर मुसलमानों के पास ये भी रहा, जिस तरह से नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है, इसका नेगेटिव भी तोड़ने की मुसलमानों ने कोशिश नहीं की। देखिए, 2013 के पहले क्या था क्या नहीं था, इसका डेटा कहाँ था? सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पोर्टल नहीं था, कोई कंप्यूटराइजेशन नहीं था, कोई डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो उनके पास डेटा कहाँ से आया? ये सारे वक्फ प्रॉपर्टी थे और ये रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी थे। कहाँ रजिस्टर्ड थे? ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में थे जिला के, ये गेजेट नोटिफिकेशन में थे स्टेट के, ये स्टेट के वक्फ बोर्ड के पास थे, ये डेटा सेंटर के पास नहीं था। वामसी पोर्टल बना ही 2013 में, और 2013 में जब वामसी पोर्टल बना, वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाने का जब करवाने की बात आई, जब सारे अपने अपने वक्फ इदारों को रजिस्ट्रेशन करना शुरू किए, जाहिर सी बात है जितने पहले थे 2013 के और 2013 के बाद में जो नए अपना लोग जो दान दे रहे थे मस्जिदों के लिए, उसके लिए जो वक्फ कर रहे थे, वो भी उसमें ऐड हुए। जाहिर सी बात उतना तो आएगा ही आएगा। जहाँ 25 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है इतने बड़े देश में, जहाँ 90-95% गाँव में मुसलमान रहते हैं, तो वहाँ पे इदारे होंगे ही ना। अब आबादी बढ़ते रहेगी तो इदारे भी बढ़ते रहेंगे, और इदारे किसी के छीन के थोड़ी बना है। अपनी इस्लाम कहता है कोई भी आदमी, चाहे मुसलमान हो या नॉन मुसलमान हो, अपनी जाती लीगल प्रॉपर्टी को ही वक्फ कर सकता है। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई इलीगल प्रॉपर्टी कर रहा है ना, तो किसी की प्रॉपर्टी छीन के थोड़ी मस्जिद बनाएंगे। आज मुसलमान अपने से कर रहे हैं, पहले भी मुसलमान अपने से करते हैं। या तो मुसलमान अपने, या तो वाकिफ जो है अपनी लीगल प्रॉपर्टी कर सकता है, या नहीं सरकार अपनी लीगल प्रॉपर्टी डोनेट कर सकती है। सर, आखिरी सवाल, फेडरल सिस्टम है मुल्क में, साउथ इंडिया की 4 स्टेट्स, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला,
ने तेलंगाना ने 4 रियासतों ने कहा कि जो सेंट्रल का वक्फ एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। रियासती असम्बलियों में उसके ताल्लुक से रेजोल्यूशन भी पास हुआ। क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकते हैं? क्या सेंटर इस पर इंटरवेन नहीं कर सकते? देखिए, आप बिल सेंटर में पास हुई है, कोर्ट में मसला है, आप कोर्ट से क्या डिसीजन होता है देखिए। सैयद नासिर हुसैन साहब ने कहना है कि अदालत के मामले पर अदालत जो भी फैसला आप बड़े लग रहे हैं ताल्लुक से मुसलमान पुरुम्मीद है और वो उम्मीद करते हैं कि अदालत मुल्क के आइन के कानून की रोशनी में दाढ़ी वाड़ी छोड़ेगा आपके दोस्त को।